हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिकल टॉपिक जिसका नाम है क्रिटिकल केयर मेडिसिन। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, इस तरह की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। करीब 23 ब्रांचेस हैं मेडिकल साइंस की, यानी कि आयुर्विज्ञान की, जिसमें से क्रिटिकल केयर मेडिसिन भी एक ब्रांच, एक स्पेशलिटी है। और ये कहना चाहिए कि एक सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कि कार्डियोलॉजी होती है, न्यूरोलॉजी होता है, इस तरह का एक सब्जेक्ट है। ये वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत उन मरीज़ों को ठीक किया जाता है, उन मरीज़ों का निदान किया जाता है जो कि बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारियों से ग्रसित होते हैं। और अगर टाइम पर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए, उनका डायग्नोसिस ना किया जाए, उनको कोई ना देखे, तो उनकी मौत भी हो सकती है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक डिपार्टमेंट बन गया है। डिपार्टमेंट का मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारी नर्सेस, बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स, बहुत सारे टेक्नीशियंस, मतलब एक पूरी टीम होती है इनकी जो आईसीयू को मैनेज करती है। अब क्रिटिकल केयर मेडिसिन में किन बीमारियों का इलाज किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि सेप्टिक शॉक, न्यूमोनिया है। नॉर्मली न्यूमोनिया सबको होता है, लेकिन अगर सीवियर न्यूमोनिया हो जाता है जिसमें ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं, इन सब जब काम करना बंद कर देते हैं, तब ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट की इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर जैसे डेंगू मान लीजिए, डेंगी है, डेंगू सबको पता है कि क्या बीमारी है। ये एक वायरस से होती है, मच्छर के काटने से होती है। आमतौर पे प्लेटलेट घटता है, ऊपर आ जाता है, कुछ दिनों के फीवर के बाद ठीक हो जाता है पेशेंट। ये गंभीर हो जाती है, डेंगू की जो बीमारी है वो गंभीर हो जाती है। तो इस बीमारी के बाद, गंभीर होने के बाद, उसके जब ऑर्गेन्स क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेटलेट्स कम होने के बाद ब्लीडिंग होना जब शुरू होती है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, पेशेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, शॉक में चले जाते हैं जब ऐसे पेशेंट्स, तो ये पेशेंट क्रिटिकल माने जाते हैं। क्रिटिकल का मतलब है कि ये काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है इनकी बीमारी। तो ऐसे मरीज़ों को मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, इनको हाई फाई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी मशीनों का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके इनको बचाना संभव हो पाता है। तो इसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, जैसे कि ये फिगर, ये एक फ़ोटोग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एक पेशेंट है जिसकी न्यूरो सर्जरी हुई है। आप देख पाए होंगे इसके सर पे कुछ घाव है, तो और इसके गले में भी देखिए घाव है, ठीक है। तो ये घाव का इलाज किया गया है। अब ऑपरेशन के बाद इसको वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो ऑब्वियसली जब ऑपरेशन काफ़ी जटिल होता है, काफ़ी लंबा होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। और ऐसे पेशेंट का भी इलाज आईसीयू में किया जाता है जब तक कि उनको वेंटिलेटर यानी कि सांस देने की जो मशीन होती है उस पर रखा जाता है। इसी तरह से आप, ये एक पिक्चर और है जो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये पेशेंट है, इस पेशेंट को कोई सर्वाइकल इंजरी हुई है और बहुत सारा चेस्ट का ट्रॉमा हुआ है। ये देख सकते हैं कि इसके लिए भी काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है, वरना इस पेशेंट की जान को खतरा बढ़ जाएगा और ये मर भी सकता है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन जो है वो दो जगह प्रैक्टिस की जाती है। इमरजेंसी में प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि जिसे बोलते हैं हम कैजुअल्टी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट। वहाँ पे मरीज़ पहले आता है, एडमिट होता है, उसका प्रारंभिक इलाज होता है, उसकी डायग्नोसिस, उसके चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब होता है। उसके बाद जब बीमारी का पता लग जाता है और 6-7 घंटे के बाद जब वो स्टेबलाइज हो जाता है, तब उसको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, जितना उनके पास संसाधन होंगे, जितना उनके पास मशीनें होंगी, जितने लोग उसके अंदर काम करने वाले जो सक्षम लोग हैं वहाँ पर होंगे, उस तरह से ही उसकी आईसीयू की क्वालिटी होगी ऑब्वियसली। तो अलग अलग टीम्स होती हैं, जैसे क्रिटिकल केयर की नर्सेस की टीम अलग होती है, तो नर्सेस हो गई, डॉक्टर्स हो गए ऑब्वियसली। डॉक्टर्स में भी सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स, बहुत तरह के डॉक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा नर्स, जैसे मैंने बताया, फिजियोथेरापिस्ट हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं,
पल्मोनोलॉजिस्ट हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरह तरह के प्रोफेशनल्स की टीम होती है और मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं वो होता है वहाँ पे। और उसका जो इंचार्ज होता है, एक इंचार्ज होता है आईसीयू के अंदर, जो इन सारी तरह के लोगों का मतलब एक तरह से टीम लीडर होता है और सारे लोग उसके निर्देश पर काम करते हैं और वो उसके देख रेख में ही सारी जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स और सारी नर्सेस वगैरह उसकी देख रेख में ही उस पेशेंट्स का इलाज करती है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कई तरह के लोग यहाँ पर इस फॉरेन आईसीयू में काम कर रहे हैं। और आप देखिए एक और पिक्चर है, ये एनएचएस यूके के एक हॉस्पिटल की पिक्चर है जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये सारे लोग एक आईसीयू में ही काम करते हैं। तो अब आप जान लीजिए कि जो डॉक्टर्स आईसीयू के अंदर काम करते हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिविस्ट। और इंटेंसिविस्ट वो होते हैं जिनके पास कोई क्रिटिकल केयर मेडिसिन या इंटेंसिव केयर मेडिसिन की डिग्री होती है। अभी तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में डीएम और डीएनबी और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की डिग्री को ही मान्य कर रखा है, सारी डिग्री नहीं मान्य है। हालांकि बहुत सारी अलग अलग फेलोशिप्स लेके भी डॉक्टर्स इंटेंसिविस्ट अपने आप को बोलते हैं। तो अगर आपको कोई डीएनबी या डीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन का बोर्ड लगा मिल जाए आईसीयू के बाहर किसी कंसल्टेंट का, तो आप उसको समझ लीजिए कि वो आईसीयू बहुत अच्छी तरह मैनेज हो रहा होगा, क्योंकि उनको काफ़ी जानकारी होती है हालांकि, और अच्छे से वो सारी पेशेंट्स की केयर करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको और भी ज़्यादा जो है ऐसे कंसल्टेंट्स की और ऐसे स्पेशलिस्ट की अपने देश में ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सरकार है वो इस बारे में सोच रही है। स्पेशली कोविड-19 की जो दो लहरें, जो दो वेव्स आई, उसके बाद से इन्होंने सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया है कैसे क्रिटिकल केयर को हमारे देश में विकसित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी का काम किया जाए। अभी सबसे बड़ी जो समस्या है क्रिटिकल केयर मेडिसिन की वो है कि चूँकि ये काफ़ी सारी दवाइयाँ और काफ़ी सारे रिसोर्सेस और काफ़ी मशीनों पे निर्भर करती है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है पर डे की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यानी कि पेशेंट मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो वहाँ पे आप मान के चलिए 30,000 से 1 लाख रुपए तक का पहले दिन का खर्चा है। उसके बाद हर दिन 50,000 से लेके 1 लाख तक का खर्चा रोज़ उठाना पड़ता है पेशेंट की फैमिली को। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लोगों के गहने बिक जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ मैंने देखा है बिक जाती है अपने पेशेंट का आईसीयू में ट्रीटमेंट कराते कराते। कई सारी फैमिलीज़ तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती, उनको छोटे छोटे हॉस्पिटल्स के आईसीयू में पेशेंट्स को रखना पड़ता है और जहाँ पर उनकी सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से मौत हो जाती है। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सरकार इन्वॉल्व हो, लोग भी मांग करें सरकार से कि हमको क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। और स्पेशली डीएम और डीएनबी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सीटें बढ़ाई जाएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को प्रशिक्षण मिले हमारे देश के अंदर ही, और उसके बाद स्थिति जो है वो बेटर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।